एक खबर आपको बता देता हूं क्योंकि इंटरेस्टिंग खबर है। सोनिया गांधी जी की जीवन पर आधारित एक किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, ये 10 नवंबर को आने वाली थी ये किताब, और इसके पब्लिशर थे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, PRHI। अब PRHI ने ये किताब छापने से मना कर दिया है। इसकी वजह ये बताई गई है कि पब्लिशर ने, पेंगुइन ने कुछ एडिटोरियल चेंजेस और डिलीशंस करने को कहा। वो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी इसकी सोनिया गांधी से, उनसे कहा कि कुछ, जो खबर बता रही है, एडिटोरियल चेंजेस एंड डिलीशंस, कुछ हटाने के लिए कहा गया और ये एक संपादकीय विवेक से कुछ चीजें बदलने के लिए कहा गया। दोनों बातें मना कर दी हैं। मतलब उसमें कुछ ऐसा है उस किताब में, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, जो पब्लिशर को लगा कि ये इसी रूप में नहीं जाना चाहिए, तो उसको बदलने को कहा गया। और कुछ ऐसा है जो पब्लिशर को लगा कि ये जाना ही नहीं चाहिए, ये छपना ही नहीं चाहिए। दोनों बातें, दोनों से सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया, इसलिए उस पब्लिशर ने उनकी किताब छापने से मना कर दिया है। हालांकि उनको दूसरा पब्लिशर मिल गया है, दूसरा पब्लिशर छाप देगा। 1 लाख कॉपियां जो हैं उसकी शुरुआत में वो आ जाएंगी। फॉरेन पब्लिशर है जी, फॉरेन पब्लिशर है वो। लेकिन ये बात थोड़ी सी है चर्चा के लायक कि ऐसा उसमें क्या हुआ है। जो पहले जो इस बुक की रिलीज के वक्त पर सोनिया गांधी जी को कोट करके जो बात आई थी इस किताब के बारे में, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि इस किताब में क्या है। थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया था सोनिया जी ने अपनी बुक के बारे में। मच हैज बीन रिटन अबाउट माई फैमिली but few narratives were able to reach into the truth of their motivations, their actions, and even their human failings. My story also offers readers a unique perspective of the social and political changes I have witnessed for 6 decades. सबसे पहले बड़ी बात वो कह रही हैं कि मेरे परिवार के बारे में बहुत सारे नैरेटिव बनाए गए, लेकिन वो सच तक, उनके पीछे क्या प्रेरणाएं थीं, वो एक्शंस क्यों लिए गए, उनकी बात नहीं करती हैं। यहां तक कि ह्यूमन फीलिंग्स की भी बात नहीं होती। ह्यूमन फीलिंग्स मतलब एक इंसान के तौर पर हमारी जो कमजोरियां हैं, जो हमारे एक्शंस में दिखती हैं, उनका भी जिक्र इस किताब में था। अब सोनिया जी की तो जर्नी बहुत पुरानी, बहुत लंबी है। सोनिया जी राजीव जी की धर्मपत्नी बन के भारत आई इटली से, प्रधानमंत्री के घर में रहीं। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं। इंदिरा जी की हत्या, उस वक्त सोनिया जी घर में थीं। वो सारा काल सोनिया जी ने राजीव गांधी नहीं थे, ये सोनिया ही वहां पर थी। घर में सोनिया जी थी, अस्पताल ले जाने वालों में सोनिया जी थी। उसके बाद फिर राजीव जी के साथ जो हुआ, फिर संजय गांधी के साथ जो हुआ, मेनका गांधी, राजीव गांधी के भी असैसिनेशन हुआ तो राहुल गांधी वहां नहीं थे घर पर। मतलब ये किताब हर मायने में बहुत ही दिलचस्प होगी। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्ट ये बात है कि इसमें से क्या चीज ऐसी है जो कि पब्लिशर कह रहा है कि ये नहीं जानी चाहिए। ये पब्लिशर कह रहा है। अब इसमें मैं देख रहा हूं कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी अमित शाह ने कोई दबाव डाला होगा, ये भी बात हो रही है। नहीं, अभी तो वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किसी के पास गई ही नहीं होगी, वो तो केवल पब्लिशर ने उस बात का विरोध किया होगा। देखिए, जब कोई भी पब्लिशर अगर किताब छापता है तो वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि कल जाकर वो किसी कानूनी लफड़े में ना पड़े, उसके ऊपर कोई केस ना हो। वो हमेशा कानूनी, कोई भी अगर उसको लगता है कि भाई इसको लेकर आपके पास एविडेंस क्या है, कल कोई क्लेम करेगा तो वो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहता है हर बात को लेकर। और मुझे लगता है कि किसी विषय पे उसको लगा हुआ कि इस बात को जाकर बवाल मचेगा, पब्लिशर पे बात आएगी कि आपने बिना कैसे चेक किए इसको कैसे छापा है, तो उन्होंने किसी चीज को लेकर कहा होगा। हो सकता है सोनिया गांधी के से कहा गया हो कि नहीं, इसको आपको एज इट इज छापना है। तो मुझे लगता है किसी, अब सोनिया गांधी का इतना लंबा जीवन रहा है, किसी राजनीतिक मामले को लेकर किसी उनका कोई बयान होगा या उन्होंने कुछ लिखा होगा या कुछ कहा होगा, पब्लिशर तो सहमत नहीं होगा, तो उसने कहा होगा कि ये मैं नहीं छाप सकता, आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। सोनिया गांधी ने सहमति नहीं दी होगी, तो मुझे लगता है कि पब्लिशर से वो बातचीत बंद हो गई होगी। पब्लिशर ने मना किया होगा और अब दूसरा पब्लिशर उनको मिल गया है और वो एज इट इज किताब छाप रहा है जैसा सोनिया गांधी चाहती थी। मुझे लगता है कि किताब को लेकर, तो मतलब मैं इसे लेखक और जैसे पत्रकार इस किताब को लेकर मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो मैं जिस दिन किताब आएगी शायद मैं इसको तुरंत खरीद के पढ़ूंगा। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी ने अपने पूरे जीवन में, राजनीतिक जीवन, पारिवारिक जीवन को लेकर क्या लिखा और निश्चित रूप से चर्चा होगी। एक मैसेज पढ़ देता हूं मैं आपके लिए, नाम भी ले देता हूं क्योंकि आदेश रावल वो जर्नलिस्ट है, कांग्रेस की खबरें उनके पास रहती हैं और अक्सर ठीक ही होती है उनकी खबरें। हाँ, वो लिख रहे हैं कि जिस किताब को छापने में पेंगुइन वर्ल्ड को कोई समस्या नहीं है, उसको लेकर पेंगुइन इंडिया झूठ बोल रहा है। दरअसल कहानी कुछ और है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्य इस किताब में लिखे हैं। दूसरा, चीन ने कैसे देश की जमीन पर कब्जा किया और संघ ने कैसे देश के संस्थानों को नियंत्रित किया है। असली समस्या बिलोंगिंग में लिखी इन बातों से है। ठीक है, उनका ही नजर, उनके पास कोई जानकारी ऐसी आई होगी, इसको जरूरी नहीं है कि वो सच ही है, वो तथ्य उनका ठीक ही हो, मगर ठीक है, कुछ कोई तो वजह है कि पब्लिशर ने मना किया। त्रिपाठी जी,
देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये तो कोई मतलब खबर ही नहीं है कि सोनिया जी पुस्तक लिखेंगी और मोदी पर और आरएसएस पर हमलावर नहीं होंगी। अपने पुत्र को उन्होंने ऐसे ही पाला पोसा है कि वो हर कोई दूसरी बात बोलते हैं राहुल गांधी तो उसमें संघ, भाजपा, मोदी वो लोग आते हैं, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा है। दूसरा, राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जिन सोनिया गांधी ने बहुत शानदार तरीके से अपने विदेशी मूल के मुद्दे पर जो लोग लड़ गए थे उनसे, पीएस संगमा, शरद पवार, तारिक अनवर, इन सब लोगों को, और उसके बावजूद वो कमबैक कर जाती हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर भी अपनी सत्ता हासिल कर लेती हैं, तो अचानक कोई एक व्यक्ति आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, कोई संगठन उसके पीछे खड़ा हो तो वो उनको चिढ़ लगेगी, वो उसके खिलाफ लिखेंगी। इस सब से किसी की पुस्तक में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर भारत की संप्रभुता को लेकर जो आरोप सोनिया गांधी के कहे परिवार कह लें, जो अलग अलग हैं, उसमें कोई ऐसी चीज है जिसको समीर जी ने अभी एक शब्द में कहा कि कानूनी लफड़े में न फंस जाए, अगर ऐसा कुछ है जो उन्होंने बहुत ही मतलब जिसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ अपने से कहानी बना दी है, जैसे आजकल वो कहानीकार बड़े चले आए हैं, एक किसी ने लिख दिया झूठी कहानी कि वो अंबेडकर जी ने पानी दिया और मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं पिया। अब झूठ है ये, मतलब इतना बड़ा झूठ है ये कि हर कोई तथ्य उठाकर दे रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मदन मोहन मालवीय जो मतलब जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाई और जिसके लिए वो लोगों से दान ले लेकर सब कुछ किया, लेकिन आजकल ये चल रहा है कि किसी की भी छवि खराब करने के लिए किसी के लिए भी कुछ भी बोल दो, और वो होता है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता है जिन्होंने ये किया है और सपा कहेगी कि नहीं, पी मतलब पंडित भी है। तो ये क्या ऐसा कुछ है जो ऐसी कहानी है? लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि उसके बाद भी लेखक लिख रहा है ना, तो आप उसको एट्रीब्यूट करते हैं, वही अपनी कहानी लिख रहा है, और अगर उसमें कुछ आएगा तो काउंटर करेंगे। मतलब आपने जो बात की यही बात मेरे मन में हाँ, ये सोनिया गांधी कुछ कह रही, कुछ लिख रही, कुछ भी है वो, अब वो अगर आरोप भी है तो उनका आरोप उनका है। और अगर कल को मान लीजिए किसी कानूनी लफड़े में फंसेगी तो उसके लिए पहले से आपको ये कर देना चाहिए कि भाई हम ये चीजें हैं, हम ये छाप रहे हैं, लेकिन इसका जो कानूनी आएगा उनके ऊपर उत्तर। मुझे तो ये भी अटपटा लगा कि पब्लिशर ये कह रहा है कि इसमें से ये चीजें, और अब तो चूंकि किताब छप रही है ना, अब तो अच्छा है कि ये बस नाउ ठाकुर कितना बार महाराज समन्वय और बार तो सामने आ जाएगा कि आखिर पुस्तक कैसी थी, उसमें कौन से ऐसी विवादित चीज थी, क्या या क्या ऐसा था जिसकी वजह से पेंगुइन इंडिया ने छोड़ दिया। नहीं सर, विवाद आमतौर पर किताब छपने के बाद होते हैं। नहीं, आजकल पहले किए मैं गलत हो सकता हूं मगर मुझे नहीं याद आते ऐसा कि पब्लिशर कहे कि इसमें से ये हटाइए, ये हटाइए। नहीं, दो चीजें, दो अलग अलग चीजें। आजकल तो नहीं छपती किताबें, छपने के बाद भी नहीं छप रही, तो कोई नई बात तो है नहीं, ये तो इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। और ये किताब भी नहीं छप रही है, क्योंकि 10 नवंबर को उसको किताब को रिलीज होना है। तो रिलीज होने का मतलब होता है कि उसके एडिटोरियल जितने भी कंटेंट हैं उसको पहले क्लियर हो गया और वो पब्लिश हो। ये वही पब्लिशर है जो कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, लेकिन सर उसको कंपेयर मत कीजिए, वो अलग मामला है। नहीं कर रहा, मैं तो किसी को भी कंपेयर नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, उसमें मैं आपको क्लियर करूं कि जो पब्लिशर होता है वो अपनी लीगल टीम से कंसल्ट करता है, और कई बार वो कहता है कि भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि राइटर की, ऑथर की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन कॉम्प्लिकेशन आप जानते हैं, लेकिन उसका कॉम्प्लिकेशन उसमें पब्लिशर भी तो आता है। मतलब केवल ऑथर ही नहीं आएगा, ऑथर के जैसे कोई लीगल लायबिलिटी पब्लिशर की भी होती है। लाइसेंस कैंसिल हो गए ऐसी किताबें छापने में, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बात कहने के लिए कहने पर किया है इस तरह से। पेंगुइन कोई छोटा पब्लिशर तो है नहीं। पेंगुइन ये तो मैन्युस्क्रिप्ट कितने पहले आती किताब छपने में, और किताब तो आप भी आप वहां तक सोच रहे हैं कि इस पर कोई सरकारी दबाव आया हो? नहीं, किसी का तो दबाव आया होगा, सरकार का आया कि किसका आया मुझे नहीं पता, क्योंकि किताब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किसका दबाव है। दबाव जरूरी क्यों है? पब्लिशर अपनी मर्जी से कह रहा होगा। हाँ, तो यही है, तो फिर वो ऐसा ही करें पहले से, किताब मैन्युस्क्रिप्ट के वक्त ही कर लिया करें ना ये किताबें के। ये ऐसा समझ में नहीं आया मुझे कि पब्लिशर कवर पहले छाप के रिलीज कर देता, फिर कहते किताब नहीं छप रही। हाँ, ये बात ठीक है। कोई पब्लिशर पहले मना कर रहा था तो पहले करता है। पब्लिशर का कवर जो है ना सबसे आखिरी चीज है, कवर सबसे लास्ट में आता है। सारी चीजें ये बात उनकी ध्यान देने लायक है। कवर छप गया मतलब किताब पर पहले बहुत ओके हो गया है, सब ओके हो गया, सारे पन्ने ओके हो गए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है जो नॉर्मल जैसे हम लोगों के लेखेंगे उनके लिए ठीक है। जो बड़ा नाम क्या है उसके लिए तो पहले ही होता है
कि भाई सोनिया गांधी की किताब आ रही है, नरेंद्र मोदी अगर लिखेंगे, पर्सनालिटी लिखेगा, उसका कवर पहले जारी कर दिया जाता है कि लिख रहे हैं। मार्केटिंग में होते हैं, लोग इंतजार करते हैं, वो तुरंत होता है इनके लिए। बताइए सर, देखो दबाव। लेकिन अब राइटर्स ऑथर्स को ये करना चाहिए कि भाई पहले पब्लिशर से पूछे, नहीं इसको कवर के साथ छापनी है या वैसे ही छापना है? सौरभ जी, इस किताब में सोनिया गांधी ने क्या लिखा है, कितना आपत्तिजनक है, किस पर निशाना है, वो तो किताब जब सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 2-3 चीजों पे हम बात कर सकते हैं। एक तो दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पीता है, पेंगुइन पीना शुरू कर देना। अभी जनरल नरवणे वाली किताब की जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके चलते कटघरे में थे, उससे उनको बैकआउट करना पड़ा, किताब आज तक नहीं है। हालांकि उसके पीछे यह है कि उसको डिफेंस मिनिस्टर का क्लियरेंस नहीं मिला। लेकिन सोनिया गांधी और उसकी छपी हुई किताब लहरा दी पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने। विदेश में छपी है ना, ये भी छप रही है, ये भी 10 नवंबर को रिलीज होगी, इंडिया में नहीं होगी, अलग बात है। दूसरा सवाल ये है कि ये किताब की मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी, तो अलग बात है सर, वो दूसरा इशू है। मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी तब उन्होंने पढ़ा होगा ना, वही तो कह रहा हूँ। आपने पहले ओके किया होगा ना राइटर को कि मैं छाप रहा हूं आपके, पढ़ने के बाद ही ओके किया, जाहिर सी बात है, तभी कवर छपा, सब हुआ। तीसरी बात, उनको दूसरा पब्लिशर मिल गया है, तो किताब तो आएगी, किताब तो आएगी। अच्छा ये भी बात और वो बताइए, एजिटेड छाप दूसरा रहा है। पब्लिशर मिल गया तो दूसरे पब्लिशर पे भी दबाव क्यों नहीं है? अगर दबाव ही था। अच्छा, अब सोनिया गांधी की शख्सियत की या उनके जीवन की बात कर लें तो आपको तो याद issue होगा नहीं है उन ना, पर एक वो बात का बायोग्राफी issue उनकी है। आ चुकी है, अच्छा, स्पेनिश भाषा में छपी थी, जेवियर मोरो ने लिखी थी, रेड अच्छा। साड़ी। अरे द रेड साड़ी, साड़ी, और मुझे वो खबर याद आ गया हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ था। तो लेकिन वो बायोग्राफी है, जाहिर है उनसे पूछ के, उनके नजदीकी लोगों से पूछ के लिखी गई होगी। लेकिन इस किताब में ये पॉलिटिकल, ये पर्सनल और पॉलिटिकल अकाउंट दोनों है। ये ऑटोबायोग्राफी है, इसमें जो कह रही है सोनिया गांधी के, चले ठीक है सर। अब देखिए इंपॉर्टेंस है, देखिए दूसरा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होगी भी छाप पाएगा सर, या अगर कोई ऐसी बात है दबाव वाली तो गांधी परिवार को खुद ही बता देना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताओ। नहीं, सर एक लाइन जोड़ देता हूं। एक चीज और, कई बार क्या होता है, कि किताब हवा में पूरी फाइनल हो जाती है ना, उसके बाद भी लेखक कोई कंटेंट भेजता है कि इस कंटेंट को भी आपको डालना है। हो सकता है सोनिया गांधी के यहाँ से बाद में वो कंटेंट गया हो, किसको जोड़ना और उसने मना कर दिया। लेकिन किताबों में कई बार असहज चीजें होती है। मैं एक उदाहरण आपको दे दूं, हालांकि नटवर सिंह जी अब है नहीं इस दुनिया में, वो जब उनकी किताब आ रही थी उसमें एक चैप्टर को लेकर के सोनिया गांधी असहज थी, यानी गांधी नेहरू परिवार असहज था। प्रियंका गांधी गई भी थी, और प्रियंका गांधी उनको मनाने के लिए गई थी कि आप ये चैप्टर हटा दीजिए। अच्छा, वो नहीं माने। क्या था उसमें, कुछ याद आ रहा है आपको? मुझे जो याद आ रहा है वो ईरान से ऑयल वाला जो मामला था, ऑयल फॉर फूड स्कैम वाला ऑयल मामला फॉर था। फूड वो तो छपा था जी, कांग्रेस की सरकार दो हाँ, इशू थे उससे, दूसरा हिस्सा हटा दिया था नटवर सिंह ने। चलें सर। एक ही ईरान वाला इशू कैरी किया था। अब ये देखते हैं, इस पर आगे कोई बयान आता है तो पता चलेगा। बड़ी खबर कल की एक और ये थी, कल शाम में आई खबर, इसलिए आज डिस्कस कर रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है परिसीमन बिल को लेकर के, और उसमें आपने देखा पूरा पिछला सत्र जो है वो वॉश आउट हो गया था। खड़गे साहब ने परिसीमन पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने डिमांड किया है कि लोकसभा में राज्यवार मौजूदा संख्या बल को अगले 25 साल तक 543 की संख्या पर रखा जाए। साथ ही 2029 के लोकसभा चुनावों से में ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण लागू कर दिया जाए। उनको चिट्ठी लिखनी क्यों पड़ी? आपको याद होगा इससे कुछ दिनों पहले जयराम रमेश ने भी ये कहा था कि ये सत्र जो है आपका, इसका सत्रावसान घोषित नहीं किया गया, मानसून सत्र का प्रोरोग नहीं हुआ है, केवल साइनेडाई हुआ है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कि ऐसा तो नहीं कि आप हड़बड़ी में फिर कभी भी सत्र बुला देंगे, मतलब सिटिंग बुला देंगे पार्लियामेंट की, और उसमें आप ये परिसीमन बिल पास करना चाहते हैं। खड़गे जी ने फिर वही बात, उसी बात का रेफरेंस दिया है कि ये सत्र अभी तक जो है पूरी तरीके से इसका दी एंड क्यों नहीं किया गया है ऑफिशियली, इसलिए अभी भी क्यों इसको ओपन एंडेड रखा गया है। क्या आप कोई ऐसा बिल लाना चाह रहे हैं? फिर उन्होंने ये मांगे रखी हैं अपनी, और उसमें उन्होंने एक हवाला दिया है किरण रिजिजू, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके एक इंटरव्यू का, कि मैंने उनका एक इंटरव्यू टीवी पर सुना जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये ऑप्शन खुला है हमारे लिए, कि हम इसी को कुछ एक स्पेशल सेशन के जैसा कुछ लाएं और उसमें हम बिल पास करा दें। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। तो वो क्लैरिटी चाह रहे हैं कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। बात सही है कि वो प्रोरोग नहीं हुआ है सत्र, जी त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए सरकार इस पर पूरे प्राण पड़ से लगी हुई है, कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, सार्वजनिक मंचों पर ये लोग कहते हैं, सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता होते हैं वो इसकी बात कर रहे होते हैं। तो सरकार तो इस पर लगी हुई है। मूल मसला क्या है? मूल मसला है कि नंबर अभी तक जुट पाया है, नहीं जुट पाया है। नंबर जुट जाएगा तो शायद उनको न सहमति कांग्रेस की लेने की जरूरत होगी, नंबर नहीं जुटेगा तो कांग्रेस सहमति देने वाली नहीं है। इसको आप थोड़ा समझिए। ये बिल ऐसा हो गया है, इसमें कोई बातचीत करके सहमति हो पाएगी अभी, असंभव है, क्योंकि दोनों नदी के दो किनारे की तरह खड़े हुए हैं।
मूल मसला क्या है? नहीं, इनकी क्या सहमति ये का कोई तो ऐसी कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, चूंकि इनकी सहमति का सवाल नहीं है, और अगर नंबर उनके पास हो जाएंगे तो फिर इनकी सहमति वो क्यों लेने जाएंगे, और अगर नंबर नहीं होंगे तो सहमति तो वैसे भी नहीं दे रहे हैं। बार बार कांग्रेस ये कह रही है, इससे ये लग रहा है क्या वाकई इनको भी तो जानकारियां मिलती हैं उनको ना? डर लग रहा है ना। हाँ। भाई जिस तरह से, और स्पेशली दो पार्टियां डीएमके और विजय, भले विजय कह रहे हैं कि नहीं हम उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उनको डर इसी बात का लग रहा है कहीं ये सारे लोग और शरद पवार ये सब के सब मिलकर चले गए, और अगर ये एक बार पारित हो गया तो जो इतने समय से कांग्रेस या राहुल गांधी या जो भी अपना मोमेंटम देखते हैं वो मोमेंटम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उनको ये लगता है। जी सर, डर में नहीं, दहशत में है वो। दहशत से क्या होगा सर? इतने शेर डरे सामने आ हुए जाएगा हो, तो जो इतने करेगा दहशत शेर ही में, करेगा। शेर ही कोई करेगा। बात है, दहशत बुरा नहीं। में- अब नंबर अगर बीजेपी के पास हो गए होंगे सरकार नहीं, के लेकिन पास, इसमें वो आप आप कैसे रोक सर, लेंगे? वो इस इसमें एक बात को लाइन- जानते हैं कि मोदी शाह नंबर अरेंज कर लेंगे, और यही डर और दहशत उनके चेहरे पे, चिट्ठी पे दिख रहा है। और आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को 25 साल तक 543 सीटों को लॉक करने की बात कर रहे हैं वो। हाँ, 25 साल तक, मतलब देश को वो कहाँ मतलब वो रखना चाहते हैं। आप बता रहे कि आपकी विजय की मानसिकता पार्टी क्या ने है? भी यही मांग की है, सबने यही मांग की है। नहीं नहीं सर, बात यह है कि मानसून सत्र में भी ये खबर आ गई थी, और मैं यकीन करता हूं हमारे जो खबर देते हैं, हमें जो खबरें आती हैं वो सही होती हैं, कि भी नंबर सरकार ने कहा था हमारे पास हो गए हैं, बाकायदा 366 या 367 का आंकड़ा आ गया था कि इतने हैं हमारे पास, 2/3 रिक्वायर्ड से ज्यादा ही है। सर नंबर हो गया होता तो किसी ने मना आ किया गया। नहीं सर, ये बार बार ये बताया गया कि नंबर हैं, लेकिन इतना हंगामा था उस सत्र में कि इतना बड़ा काम इस माहौल में हम नहीं करेंगे, ये मैसेज नहीं देंगे कि हमने हंगामे में देश का इतना बड़ा पॉलिटिकल सिनारियो बदलने वाला कानून हम लोग लेकर के आ गए। एनीवे, अब अगर है नंबर तो ला सकते हैं। हाँ सर, नहीं, इसमें जो एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इसमें कोई आपत्तिजनक बात है कि सरकार कोई बिल लेकर आ रही है, बड़ा बिल लेकर आ रही है, उस पर सर्वदलीय बैठक बुला के चर्चा की जाए, इसमें क्या आपत्ति वाली बात है? सेशन बुलाएं, वो तो नंबर जब होगा तभी करेंगे, और नंबर उनके पास होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी ठीक है, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करने में क्या दिक्कत है, आपत्ति है? अगर वो ला रहे क्या- हैं बिल तो करना ही चाहिए। और ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बिल है, कोई भी बिल है, केवल सरकार के लिए क्या, देश के लिए है ना? Agreed, तो agreed। देश के लिए है तो देश में सारे दल हैं, इतना उनके बड़ा साथ परिवर्तन चर्चा, आप कर रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन इन कर रहे हैं। एडवांस सबको पता होना चाहिए कि उसमें क्या प्रोविजन क्या है, प्रोविजन है? कोई चोरी से थोड़ी काम होते हैं वो ये। होता ही है सर, कॉपी तो सबको दी पहले दी ही कॉपी जाती नहीं तो है। सर्वदलीय बैठक में चर्चा में क्या उल्टा सरकार, अच्छा नंबर होगा तो सर्वदलीय बैठक में मना भी कर देंगे, तब भी वो आप सर, ला जब के पास कर सर्वदलीय- सकते सरकार ने तो कभी ऑल पार्टी मीटिंग से इनकार नहीं, किया। नहीं, जब सरकार ने बुलाई सर्वदलीय नहीं है बैठक ना। बुलाई, राहुल गांधी गए क्या सर बैठक में? अब सर्वदलीय बैठक बुलाई, राहुल गांधी नहीं गए, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए। जब सरकार बुलाती तो राहुल गांधी जाते नहीं, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाइए आप। जरा बंगाल की खबर दे दीजिएगा, जरा एक बार बंगाल और प्रशांत किशोर वाली खबर दे दीजिएगा। हाँ, तब तक इस पर हम लोग बात करते हैं। बट मतलब अब कभी 1-1.5-2 महीने हो गए इस बात पर की इसको तो चर्चा मान करते के रहे कि चलिए ये सर, पार्टी साथ में आ एक गई, बात ये पार्टी समझिए, साथ में आ नंबर गई। अगर होता सरकार के पास तो वो उसको बिल्कुल ले आती। जो सरकार बिल को, नंबर को छोड़िए, दबाव कितना था कि एफसीआरए बिल को आप जेपीसी में ले गए हो, उससे सरकार पर जो दबाव है वो साफ दिखाई दे रहा है। चलिए सर, ये इस तो बहुत पर बड़ा बिल है, आप इसको देखें तो- क्या होता है इसमें आगे। एक खबर इंटरेस्टिंग बड़ी, मुझे एक खबर तो मालूम थी, लेकिन आज क्योंकि बहुत सारी खबरें होती हैं तो कौन सी दिखाएं आपको, कौन सी नहीं, छूट गई थी, तो मुझे समीर जी ने याद दिलाया कि इसकी खबर की बात जरूर कीजिएगा। जनसुराज पार्टी के मुखिया हैं, बांकेपुर से अभी विधायक बने प्रशांत किशोर, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग बुलाई। एक विधायक ही तो हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं। कौन कौन आया उस मीटिंग में? कौन कौन आया उस मीटिंग में आपको बताता हूं। मुख्य सचिव, डीजीपी, कई विभागों के सचिव, कई सीनियर ऑफिसर्स, और उसकी ये पिक्चर जारी हो रही है। ऐसा लग रहा है चीफ मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जिसके आजू बाजू खड़े हो, यही लगेगा ना यही सर लगेगा कि चीफ मिनिस्टर है। तो ऐसा क्या है जलवा भाई समीर जी? नहीं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर की जो छवि है उसको ब्यूरोक्रेसी बहुत गंभीरता से ले रहे हो। जो जनता के मुद्दे उन्हें उठाए, उनका जो मुझे लगता है अतीत रहा है, ब्यूरोक्रेसी को लगा होगा। और जब उन्होंने कहा, और बैठक का मजेदार हिस्सा ये है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से पूछ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, दिखाइए, लॉ एंड तस्वीर ऑर्डर दिखाइए। को लेकर आपका ब्लूप्रिंट क्या है? आप 7 दिन में बताइए कैसे ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारेंगे। आप लोग परेशान होते जाने में, क्राइम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, उसके लिए क्या आपका ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है? तो डीजीपी ने कहा कि 7 दिन के अंदर में आपको फ्रेमवर्क बताने वाला हूं।
चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि भाई बांकीपुर की समस्या की बात की, बिहार की समस्या की बात की उन्होंने, और चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि गवर्नमेंट की जो योजना है वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही है, क्यों इतना इसके अंदर करप्शन हो रहा है, अधिकारी क्यों समय से आपके काम नहीं कर रहे हैं, आपके जो बाबू लोग हैं वो समय से ऑफिस में क्यों नहीं आते, क्यों वो सरकारी फाइलें लंबे समय तक लटका के रखते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने पूरी बात प्रशांत किशोर के ध्यान से सुनी, और एक मुख्यमंत्री जैसे कहता है वैसे प्रशांत किशोर ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात की। तमाम विभागों के, पटना के म्युनिसिपल कमिश्नर वहां बैठे हुए थे, और म्युनिसिपल कमिश्नर भी वही थे, म्युनिसिपल कमिश्नर पटना के वहां पे थे, चीफ सेक्रेटरी बैठे और हुए उन्होंने हैं, कहा म्युनिसिपल कि मैं कमिश्नर विभाग के बीच कोऑर्डिनेशन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और अगले वीक आपको इसका अपडेट देंगे। हाईली अनयूजुअल, ये हाईली अनयूजुअल। कभी नहीं ऐसा हुआ सर, कभी नहीं एक हुआ। विधायक के बुलाने पे आते हैं कि चीफ सर सेक्रेटरी मंत्री के बुलाने पे नहीं आते सर, मंत्री के बताइए, मंत्री और देखा है। पार्टी के मंत्री और विधायक तो शिकायत करते रहते हैं कि देखा है सरकार कि- सुनती नहीं नहीं। नहीं, कतई नहीं आते हैं, लेकिन ये सचमुच प्रशांत किशोर के ऑरा को दिखा रहा है। बिल्कुल। और बांकीपुर में नितिन नवीन जिस सीट फॉर द से जीत रिकॉर्ड कर आए बांकीपुर थे- में पटना की सीट है। हाँ, पटना की सीट। हाँ, पटना इतना वेस्ट बता सीट दें। होती थी वो। तो इसलिए जो है ना, मतलब मेरा ये मानना है कि इसको ऑरा को थोड़ा और उस तरह से देखें तो अब मतलब इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि विपक्ष के नेता की ये हैसियत होती है सरकार में, अगर सर, आप वो भी नहीं नहीं है। बुला सकते चीफ सेक्रेटरी। नहीं, मैंने तेजस्वी यादव के साथ नहीं देखी ऐसी आम तौर तस्वीर, पे- सही याद बोल दी, ऑपोजिशन लीडर के तौर पर ऐसी तस्वीर आई कभी? आमतौर पे सरकार के अलावा, मुख्यमंत्री के अलावा अपोजिशन लीडर ही होता है जिसके सामने इस कैबिनेट तरह से, या जिसके साथ वो तो ये लोग कैबिनेट बैठ दर्जा सकते भी होता है हैं, उसके क्योंकि चूंकि उसको वो दर्जा होता है, क्योंकि उसकी वो जवाबदेही। एक विधायक वाली पार्टी का नेता, अकेला नेता, और वो अगर इस तरह से है तो ये विशुद्ध रूप से प्रशांत किशोर के ऑरा को दिखाता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं फिर कि प्रशांत किशोर थोड़ा सा वो ज्यादा बोलने वाला हिस्सा कम करें और अपने काम पर लगें, थोड़ा तो पीछे, शायद पीछे वाली बात पर ही आ गई। डीजीपी चीफ सेक्रेटरी अपने आप नहीं जाते, नहीं, अपने आप तो प्रशांत नहीं किशोर के जाते। बोलने पे अपने आप तो नहीं, जाते। मैं और आपने जो कहा ना कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैं उसी तरफ ले जा रहा हूं कि भाई अगला जो चुनाव 2030 वाला होगा उसमें क्या ये अपोजिशन लीडर के तौर पर दिख रहे हैं और उस तरह से प्रेजेंट किए जा रहे हैं, या कहे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब क्या आरजेडी को किनारे करने के लिए सरकार खुद ही प्रॉप कर रही है इनको? प्रॉप कर रहे हैं। उसके बिना सरकार के परमिशन के तो वो वहां पर मतलब उनकी इंफॉर्मेशन को, उनकी जानकारी के बिना तो नहीं जाएंगे ना। लेकिन ऐसा होता रहता है। अभी तो चीफ सेक्रेटरी की फोटो ही देखी थी आपने, पार्टी प्रेसिडेंट को रिसीव करने गए थे जयपुर में। तो इतना क्या नाराज आप देना चाहते हो कि भाई मेरे पे हमला मत करो, बार बार 8वीं फेल मत बोलो, मैं आप कहोगे उसको भेज दूंगा, मैं व्यक्तिगत हमला मत करो, मैं आपसे दोस्ती खात बढ़ा रहा हूं। मुझे लगता है ये भी संदेश देने की ये एक और इंपॉर्टेंट बात समीर जी ने की कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर पर सीधे पर्सनल हमले कर रहा हूं सीधा वहां चुनाव जीतने के बाद पहला ही बोला। सर एक छोटा कमेंट, दो चीजें हैं। एक तो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने और पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर थे, उनकी एक आइडेंटिटी है। अरे सर, दूसरी बात, अगर आपके पास विजन बात है, के मायने। सवाल है, कटघरे में खड़े कर सकते हो ब्यूरोक्रेसी को, तो आपकी बात सुनी जाएगी। ज्यादातर एमएलए एमपी जो मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है सर, मैं तब भी उल्टा होता, मतलब मैं ये कह रहा हूँ वो सब बात ठीक है, यदि ऐसा सिस्टम केवल सरकार के बिना चाहे ये नहीं होता। नहीं, वो तो यदि तय ये है। सारी जो बात भी होती सौरभ तो जी ने चीफ शब्द सेक्रेटरी इस्तेमाल मिलने किया का था, समय देता कि वो भाई वहां पर आ project किया जा रहा जाइए। है। सरकार ऐसे करती ना कि चीफ सेक्रेटरी अपने ऑफिस में बुला लेता कि भाई आप आइए, आपके साथ बात करते हैं। चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में बुलाता है विधायक। हाँ, यही कह रहा चलिए हूं। सर, खैर देखिए यहाँ की इस तस्वीर के लेकिन बहाने कहीं क्या भी जाए, राजनीति वो पता एयरपोर्ट लगती पर है। जाए या घर पर जाए, एक ही बात है।